अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। स्टूडियो में मौजूद हैं इसार राना और ताहिर मलिक। आज के प्रोग्राम में विल गोना डिस्कस के चीफ जस्टिस काजी फाइसा की ज़ेर सदार फुल कोर्ट मुशावरती आज इजलास हुआ। कल जो है वो होपफुली जो है फ़ैसला सुनाए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जाएगा और देखेंगे क्या फ़ैसला आता है, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस काज़िफ़ अज़ीज़ा पर एक बार फिर से जो है अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहते हैं कि वो जिन जिन केसेस में भी मौजूद हैं उनसे ख़ुद को अलग कर लें, मुतालबा कर रहे हैं बानी पीटीआई। साथ ही आज उन्होंने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। बात करते उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कि मैं भूख हड़ताल पर जाऊँ, मेरे साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गद्दारी करती हो। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की जो नाकिस कारकर्दगी रही। आज जो है वहाब रियाज को भी टीम से फारिग कर दिया गया। अब जो है मोहसिन नकवी साहब जो हैं काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आगे आगे क्या करने जा रहे हैं इस पर बात करेंगे। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं ताहिर मलिक साहब से। मलिक साहब, क्या लगता है बानी पीटीआई का मुतालबा किसी हद तक काबिल कबूल है? इस तरह पसंद नापसंद पर जो फैसले हैं वो कर सकते हैं कोई भी? नहीं, खान साहब की तो ब्यूटी वही है, यू टर्न तो ख़त्म है ना। वो मैं अभी जब आप कह रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि ये जब ये क्या पता नहीं स्काइप बोलते हैं ऑनलाइन जब गए हैं तो बेहतर था कि तब भी कह देते कि मैं आपसे मतलब इत्तेफाक नहीं करता, यहाँ पे अदम एतमाद का इज़हार करता हूँ। ये मेरा हाल है, जितने दिलेर आदमी उनको वहाँ पे कह देना चाहिए। बल्कि अगर आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा मेमोरी से कोशिश कर रहा हूँ, ये पिछले दिनों कोई एक न्याजी साहब थे, कोई वकील साहब, उन्होंने अदम एतमाद किया तो चीफ जस्टिस ने बाकायदा, ये ऑन रिकॉर्ड है हमारे काजी साहब, उन्होंने कहा जनाब आपके तो खान साहब हमारे यहाँ पे 3 दिन ऑनलाइन क्या है ये किस पे जिस वो पेश हुए वीडियो लिंक पे पेश हुए, उन्होंने तो अदम एतमाद नहीं किया और खान साहब को फिर हफ्ते बाद याद आ गया कि अब अदम एतमाद करना है। तो मैं समझता हूँ बेहतर था, ज़्यादा बेहतर था कि वहीं पर कह देते कि जनाब आप मेरी बात नैब पे आपने मुझे बुला लिया, बड़ी आपकी मेहरबानी, मगर मुझे आप पे एतमाद नहीं। तो पहले आप 3 दिन वहाँ चले भी गए और आज आप अदम एतमाद करने को मुझे समझ नहीं आई। तोशा खाना पे भी वो आज कह रहे थे कि मुझ पर जो है वो गलत केसेस बनाए गए हैं। टुवर्ड्स यू राना साहब, आप क्या समझते हैं कि अब तो उन्होंने कह दिया कि हम भूख हड़ताल पर बैठने लगे, क्या लगता है? अच्छा देखें, ये को भूख हड़ताल खाली ऐसे नहीं होगी कि इमरान खान भूख हड़ताल कर देंगे। ये बहुत एक बड़ा मंसूबा है। जब इमरान खान भूख हड़ताल पे बैठेंगे तो पाकिस्तान के हर शहर के अंदर भूख हड़ताली कैंप लगेंगे और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी सफारत खानों के सामने भूख हड़ताली कैंप लगेंगे। ये खाली इस तरह ना लें इस बात को कि इमरान खान भूख हड़ताल कर देंगे। ये एक पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा आपके लिए इशू बन जाएगा। ऑलरेडी अमेरिका, यूरोप, चीन, बाकी जो हैं वो आपके सियासी निज़ाम के ऊपर यकीन नहीं रख रहे और उसके बाद हमारी मईशत डावाडोल हुई हुई है क्योंकि वो सारे ये कहते हैं कि इस्तेकाम लेके आए। और अगर इमरान खान भूख हड़ताल कर देता है तो ये जो थोड़ी बहुत बनती हुई रेपो है ना, ये भी खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया के अंदर एक नया चीज सीन क्रिएट हो जाएगा जिसमें पूरी दुनिया के अंदर हर सफारत खाने के बाहर आप पाकिस्तानी कैंप लगा के भूख हड़ताल करके बैठे होंगे और पाकिस्तान के तमाम शहरों में बैठे होंगे। मैं ये समझता हूं कि कहीं ये वाला इकदाम से पीटीआई को एक नई जिंदगी ना मिल जाए। स्ट्रीट पार वाली जिंदगी की बात कर रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ और हर शहर में भूख हड़ताली कैंप लगे, रोज पुलिस ने लाठीचार्ज करके उठाया, फिर अगले दिन लग गए, तो एक नया एंगेजमेंट हो जाएगी पाकिस्तान में। तो इमरान खान ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये बड़ा कैलकुलेटेड है। एक उन्होंने प्रेशर डेवलप कर लिया, प्रेशर डेवलप कर लिया उन्होंने, जो डेवलप करना था वो प्रेशर डेवलप कर चुके, ठीक है ना। अब अदलिया जो है वो खुद मुझे ऐसा लग रहा है कि कटहरे में आके खड़ी हो गई है क्योंकि इमरान खान ने अपनी स्ट्रेटेजी से उन सबको एक कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। मलिक साहब, जैसे कि अदम एतमाद का इजहार बार बार किया जा रहा है बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके ऊपर, चीफ जस्टिस काज़िफ़ अज़ीज़ा के ऊपर, तो आपको नहीं लगता कि जब इस तरह से बार बार इल्ज़ामात आए, जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा खावर मानिका साहब ने भी अदम एतमाद का इजहार किया तो जज साहब ने आगे ट्रांसफ़र कर दिया केस, तो इन केसेस से भी खुद को अलग कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? नहीं, वो तो उनकी मर्जी है ना। देखिए खान साहब अदम एतमाद के इजहार कर सकते हैं, मतलब वो इस तरह तो नहीं ना कि वो ऑर्डर कर रहे हैं और ये चीफ साहब की मर्जी है वो करें या ना करें। मगर आपने ये अदम एतमाद का दूसरी दफ़ा जो बात की है, मैं एक उन्होंने और भी तो अदम एतमाद किया ना, जो मैं समझता बड़ा सीरियस मैटर है वो, मैं दैट्स वेयर आई एम विद खान साहब का ये बड़ा एक मकबूल बात थी कि जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, फेयर और फ्री इलेक्शन, क्योंकि मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो दी इशू है वो शफाफ इलेक्शन है। और खान ने बड़े सही बात की है कि जनाब अगर आप
इसको और पॉजिटिव बात की उसने, ये नहीं कि हुकूमत मेरी है, वो कहता है यार इलेक्शन कराओ, जिसका हक है उसको पाकिस्तान दे दो। तो ये फैसले करने आसान नहीं है। तो ये असल अदम एतमाद जो आज खान ने किया ना, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा वैल्यूएबल है कि पाकिस्तान को पॉलिटिकली आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए और पाकिस्तान में एक सेंसेबल कल्चर बनाने के लिए अगर आपने जिस चीज़ को करना है तो देयर इज़ ओनली वन वे। जो कहते हैं ना ताले की चाबी किस में है, तो ताले की चाबी जो है वो शफाफ इलेक्शन में। ये ज़्यादा बड़ी बात की है खान ने। देखें पाकिस्तान में ये क्योस क्यों पैदा हुआ? ये क्योस पैदा हुआ वैसे तो ऑलरेडी इंतखाबात से पहले जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान की जमहूरियत का शर्मनाक बाब है, ठीक है, जिसमें लोगों के घरों में बिला इजाज़त अंदर पुलिस घुसी, तोड़ फोड़ की, एक इंतहा से ज़्यादा मैं समझता हूँ जुल्म जबर का एक मुजाहरा किया गया, ठीक है। और उसके बाद जिस तरह सियासी वर्कर्स के साथ हुआ, लीडर्स को अगवा किया गया, लीडर्स फरार हो गए, ठीक है, पूरी क़यादत मुकदमात में इंगेज हो गई, ठीक है। आपको जमहूरी तौर पे पीटीआई को तय कर लिया गया, मतलब एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, कांटा लगा दिया उस पर, ठीक है। फिर 8 फरवरी को जो कौम ने रिएक्ट किया, आपने उसे भी नहीं माना। तो पूरी दुनिया में दुनिया बहुत आगे चली गई है। अभी हम जिन बुनियादी चीजों पे लड़ रहे हैं ना, दुनिया उससे बहुत आगे जा चुकी है, ऐसे ही है, ठीक है। अब आलम ये हो गया है कि वो क्या, मैंने उस दिन भी बात की थी कि हालैंड का वजीर आजम आता है, नया आने वाले को हाथ मिलाता है, मिलाने के बाद उसे कुर्सी पेश करता है, अपनी साइकिल पकड़ता है और घर चला जाता है, ठीक है। तो आप अगर अवाम के मैंडेट को नहीं मानेंगे, तो अगर आप ये समझे कि अवाम के मैंडेट को ना मान के मुल्क में कोई इस्तेकाम हो सकता नहीं हो सकता। अच्छी मिसाल नहीं आपने दी, 2024 है ना, 1980 में हमारे सदर जनरल ज़िया थे, वो भी साइकिल चलाते थे, तो हमने ये काम बहुत पहले किया हुआ है। अब पूरी बात बताओ ना कि जब वो साइकिल चला रहे थे ना, तो आपको पता है 10-10 मील तक कर्फ्यू था, घरों से निकलना बंद हो गए थे, लोगों को बंद कर दिया गया था कि कोई नहीं निकलेगा। ज़ियाउल हक साहब साइकिल पे आ रहे हैं, तो वो जो खर्चा हुआ था ना उसके सारे हिफाजत का, वो हेलीकॉप्टर से ज्यादा महंगा पड़ा था साइकिल, ऐसे ही है, ठीक है। असली तो साइकिल भी वो चलाने हैं जेडी को मोद दे कुएं चलाएगी। देखो मेरा आर्गूमेंट कुछ और है, मेरा आर्गूमेंट है कि हॉलैंड के वजीर आजम ने ये बात पाकिस्तान से सीखी है, हमारे सदर जिया से सीखी है साइकिल चलाना, क्योंकि आपने कहना आप दुनिया से पीछे रह गए, मैं कहना चाह रहा हूँ हम दुनिया से आगे हैं। हमने 1980 में साइकिल चलाई, हाँ, और जिस तरह चलाई थी वो मैंने बता दी ना कि आप किस तरह चलाई थी। तो सिंपल सी बात यह है बिस्मा कि मलक भी कान को इधर से पकड़ता है, मैं इधर से पकड़ता हूँ कि जब तक आप वोट का एहतराम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी बेकार। अब इस वोट का एहतराम ना करने का क्या नतीजा निकला? मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी सियासत खत्म हो गई, ठीक है। शहबाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, बिल्कुल, ठीक है। हर उन लोगों की जिन्होंने वोट का एहतराम नहीं किया, 8 फरवरी का नहीं माना, उनकी सियासत खत्म हो चुकी है, ठीक है। ताकत से आप चीजों को दबा सकते हैं, लेकिन ना ये वो मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ कि चिरागों को गलत फहमी हुई है, चिरागों को गलत फहमी हुई है, हवा साकित नहीं सहमी हुई है। वाह वाह वाह, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं कि जी हवा साकित हो गई है, हवा साकित नहीं हुई हुई, थोड़ी सी सहमी हुई है, और ये सहम से निकल जाएगी, निकल जाएगी तो फिर तारीख जो भयानक बाब लिखेगी ना, वो सारी जिंदगी हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि पाकिस्तान में 2023 और 24 के दरमियान जमहूरियत के नाम पे इन लोगों ने, शरीफ फैमिली ने और मुस्लिम लीग नून ने क्या जुल्म ढाए। अभी नहीं बोल रहे, ना बोलें, वक्त आएगा बोलेंगे लोग। मलिक साहब, एक और बड़ी अहम बात, एपीसी बुलाने की दावत दी है हुकूमत ने, तो इसको कितना आप खुश आइन देखते हैं या क्या समझते हैं कि सारी पार्टीज जब मिल बैठेंगी तो कुछ सिचुएशन बेहतर हो सकती है? और बानी पीटीआई का क्या इसमें रोल होगा? इसमें देखिए एक बड़ी बॉटम लाइन है, ये इनसाइड कुछ थोड़ी सी इसमें खबर भी है। खां का जो केसेस है ना, टेक्निकली जो रियासती जो इदारे हैं, उनको एक चीज़ का गुस्सा आया कि यहाँ हमने केस सही नहीं बनाए, यहाँ खां को अदलिया ने फेवर दिया। मैं जरा खुल के बात कर लेता हूँ। उनका ख्याल था कि हमने पूरी एक बोरी केसेस की फेंकी हुई है, यहाँ से बचेगा वहाँ फंसेगा, वहाँ से बचेगा। इत्तफाक ऐसे मोटे मोटे केसेस खां के सारे निकले। अब इद्दत का केस है, वो भी मेरा हाल वो भी आपको पता ही, अगर महफूज ना होता तो शायद पता नहीं ये भी खत्म हो गया था। मगर खां के देखिए हमारे यहाँ हमारा जो
सियासी निज़ाम में तकरीबन हम सबको पता है, मगर हम डिस्कस नहीं करते। हम कैमरे के बाद वही बातें डिस्कस करते हैं। अब खां को ये मैसेज गया है कि आप जनाब बड़े करीब हैं बाहर निकलने के, तो आप इस सिचुएशन में रियासत का ख्याल ये है कि हाँ हम कन्फ्रंटेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस सियासी हालात में हम गहमा गहमी लड़ाई झगड़ा ये वो जुलूस, क्योंकि हाँ अट्रैक्टिव तो है, सड़कों पे आ गया तो किलकिल होगी, वो समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान को मईशी तौर पे इस अजाब से निकालने हैं। हाँ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक आप फेयर इलेक्शन नहीं कराते पासा निकलेगा नहीं। तो खां को फिर एक मैसेज गया है, ये मैं आपको खबर दे दूँ, हाँ पे फिर कांटा बरकरार है। तो खान साहब है। आज वो जनाब तुम तो बड़ी समझदार हो ना, तुमने सवाल ही नहीं किया, खान है फिर हमला किया, उसने हमला सीधा एस्टेब्लिशमेंट पे किया। तो ये जो आज उसने साफियों से बात की है ना, ये बेसिकली उस ऑफर का जवाब दिया है कि नहीं भाई आपने अगर इद्दत से ख़त्म करना है, क्योंकि उन्होंने कहा भाजी 9 मई के जो केसेस हैं ना जो इनसाइड आई है, वो राणे जैसे समझदार वकीलों ने केसेस बनाए हैं जिनकी इंग्लिश भी बड़ी अच्छी है और लॉ की अंडरस्टैंडिंग बहुत है, और उन्होंने किसी को बताया कि इन केसेस से नहीं बच सकता। मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ, जो 9 केसेस का हमने मुकदमे बनाए ना, अगले मुकदमे आ रहे हैं वो इससे भी जबरदस्त है। जिस तरह पास क्रिकेट टीम नहीं होती कि कोई नहीं इस दफा मार पड़ गई, अगले वर्ल्ड कप पे जीत लेंगे। समझ गए राणा साहब, जैसे कि मलिक साहब कह रहे हैं, आज भी उन्होंने बात कहा कि मैंने जो है वो मुझ पे ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गद्दारी कर दी हो। एक सवाल और, क्या लगता है आपको कि जैसे कि इनको लगता है कि नहीं निकलेंगे, आपको लगता है कि वो एपीसी में आ सकते हैं किसी तरीके से? नहीं, एपीसी में तो खैर सवाल ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप एक काम करें, आज टीवी के सामने बैठे और ब्रेकिंग न्यूज़ देखनी शुरू करें। इमरान खान पे 190 पाउंड में पता नहीं परवेज खटक का बयान रिकॉर्ड होगा, उनके सामने बैठ के जिस पर उन्होंने चुटकुला भी छोड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद वो आदमी क्या नाम है, मुझे तो उसका नाम, वो जो उसने 2 दरखास्तें नहीं दे दी हैं इद्दत केस वाले मानिका ने, ठीक है, और इंतहाई काबिल शर्म ज़बान इस्तेमाल किया। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि यार वो इंसान, उसको शर्म नामी चीज़ हमारे ऊपर से गुजर गई है, ठीक है ना। अब मैं तो ब्रेक के अंदर नहीं बात करता, मैं तो सीधी बात कर देता हूँ, ठीक है। फिर तीसरा केस आ जाएगा कि 190 पाउंड, फिर साइफर आ जाएगा, फिर इमरान पे। ऐसा लगता है कि रियासत के ऊपर एक काम है कि इमरान खान पे कितने मुकदमे बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। और रियासत में सिर्फ एक शख्स है बुरा, जिसके हर बुराई जिस पे थोपी जाएगी, बाकी सब सारे दूध के धुले हुए। वो जो लंबे लंबे वॉल्यूम 10 थे और पता नहीं कितनी तफ्तीशें थी, वो सब गरक हो गई, ठीक है। वो जो फर्दे जुर्म लगनी थी वो गरक हो गई, वो जो पता नहीं क्या क्या होना था वो खत्म हो गई। सिर्फ एक इमरान खान है बकौल इसके कि अब नए केसेस उसके ऊपर आने वाले हैं और 9 मई में नहीं बच सकते। मेरा सवाल ये कि इससे मिल क्या रहा है हमें, क्या मिला हमें? आप 100 केस नए बना ले, 220 केस उस पे हैं अब तक, 100 नए बन जाएंगे, 320 हो जाएंगे। क्या अवाम में उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई? क्या बैनुल अक़वामी तौर पे वो डिफेम हो गया? ये डिफेम हो गए। ये शहबाज शरीफ, ये लोग जब जाके मिलते हैं तो जो मिल रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये वजीर आजम नहीं है, ये अवाम का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो हमसे आके मिल रहा है, ठीक है। ये इनका इत्मीनाद है कि ये उस शर्म को महसूस नहीं करते। उसका तो कद बैनुल अक़वामी तौर पे भी बढ़ गया। मैं ये समझता हूं रियासत से मेरी तो हाथ जोड़ के दरखास्त है कि हमें रैशनल होके फैसले कर लेने चाहिए पाकिस्तान के लिए। अनाव के खौल से निकल के हमें पाकिस्तान के लिए वो फैसले करने चाहिए। हमें ये जो ये कोलिजन है इससे निकल जाना चाहिए यार। अब हम आगे जाएं, हमारे पे बेशुमार मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज लाहौर हाई कोर्ट में अजद जावेद घिराल साहब और जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने सनम जावेद के ऊपर जो 9 मई के केस थे ना, उससे उसे डिस्चार्ज कर दिया। ऐसे ही है। उन्होंने वकील से पूछा कि जी इस पे अब कोई और केस है? उन्होंने कहा जी तमाम केसेस में या डिस्चार्ज हो गई है या जमानत हो गई है। ठीक है। एक लड़की से कितना का आपने मुकाबला करना है, ठीक है ना। अगर वो तो रिहाई नहीं ना हुई है, रिहाई नहीं ना हुई, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि अगर रिहाई नहीं हुई, अगर रिहाई नहीं हुई, जब हाई कोर्ट में उसने प्रोसिक्यूटर ने भी कह दिया कि जी अब तमाम केसेस में जमानत है या बरी हो चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है, और अगर फिर भी जमानत नहीं होती और यानी बाहर नहीं आती, तो फिर काजी फायज ईसा साहब से मेरा सवाल है कि ये मत कहा करें कि मेरे दौर में आयन और इंसाफ और कानून में कहीं गड़बड़ नहीं हुई, फिर आप ना ये जुमले इस्तेमाल करें। कितनी बड़ी। मैं आपका दिल से एहतराम करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता
कि मुझे ये लगे कि आपको फिर इसका मतलब दुनिया नजर नहीं आती, या आप दुनिया देखना नहीं चाहते, या आप जिस विंडो में खड़े हुए उसमें आपको सिर्फ एक चीज नजर आ रही है, ठीक है ना, अहकामात। अदरवाइज मैंने तो ये बता दिया, आज हाई कोर्ट के अंदर सनम जावेद के तमाम केसेस में वो डिस्चार्ज है या जमानत है, मलक ने फटाफट कहा कि वो बाहर नहीं आ सकती। तो इसका मतलब है कि इंसाफ, कानून और अदालतों से मावरा पाकिस्तान में कोई चीज है, तो फिर हम अपने आप को डेमोक्रेट्स ना कहें। बिल्कुल। मलिक साहब, जैसे कि अदम एतमाद का इजहार किया जाता है, तो आज भी फुल कोर्ट समाअत थी, उसमें मतलब इतने सारे जजेस थे, उसके बावजूद जो है उस तरह से सूरत हाल डेवलप नहीं होती। अंदर जो जजेस हैं उनकी अपनी अपनी राय में भी तजाद होता है। अतर मिनल्लाह साहब कुछ कहते हैं, बाकी सब कुछ कहते हैं, ये कब तक चलेगा? देखिए, जो थोड़ी सी जो लोग जो सेंस बन रही है ना, वो थोड़ी सी एक चीज़ तो क्लियर होगी ना कि फुल कोर्ट है, 13 जजेस हैं, ये बैठने का मतलब है कि राय में डिस्प्यूट है। ये देखें, एक चीज़ तो क्लियर होगी ना, अगर हम तीनों बंदे एक चीज़ पे एग्री हैं तो फिर हमने क्या बैठना है, क्या हमने करना है? एक चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि हमने फैसला देना है, फैसला लिखना भी है। तो ये सुनने में आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की थिंकिंग है वो ये है कि 10 मुहर्रम से पहले, छुट्टियों से पहले, क्योंकि उन्होंने भी 15 के बाद छुट्टियों पर चले जाना है। वैसे ये भी अंग्रेज़ों की ट्रेडिशन है, मेरा ले अभी तक मुझे समझ नहीं, ये जिस मुल्क की जिस अदालती निज़ाम में दुनिया के सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेस वहाँ गर्मियों की छुट्टी होती है। बाय द वे, ये भी एक मज़ेदार केस है। तो मैं पॉइंट जो आपको कहना चाह रहा था कि उसमें डिस्प्यूट है और अपनी अपनी एक निगोशिएशन। मेरा ले जजेस भी हमारी तरह इंसान है, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं होता। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो चीफ है, चीफ का भी वोट एक है। आप इस तरह नहीं कह सकते कि ये काजी साहब ने फैसला करना है तो 12 के 12 साथ आ जाएंगे। ये फैसला हो सकता है 7-5 पे हो जाए, 7-6 पे हो जाए, कुछ हो जाए। तो ये आर्गुमेंट्स की तकरार चलती रहती है। हाँ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं आना कि फुल बेंच 13 ने कुछ कह दिया आएगा। राना साहब, क्या लगता है कि जैसे कि आज बड़ी वाज़ेह तौर पर जो है डिक्लेयर कर दिया इनडायरेक्टली इमरान खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से कि भाई मेरी तरफ से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं जो है वो डील कर लूँगा या कुछ भी किसी भी सूरत से मान जाऊँगा। आज उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ नैब का तोशा खाना केस इख्तियार के गलत इस्तेमाल की आला तरीन मिसाल है। तो ओपनली कह रहे हैं बानी पीटीआई, अब क्या होगा? वो नैब के हवाले से केस की जो है ना, उसमें उन्होंने कहा कि नैब को काम करना देना चाहिए, लेकिन जहाँ वो अपने हदूद से तजावज़ करे वहाँ पे उसको रोकना चाहिए। ठीक है, ये सब लोग ये चाह रहे हैं, बिलावल साहब भी, शहबाज शरीफ भी, ये सारे चाह रहे हैं कि नैब ख़त्म हो जाए। ऐसे ही है, शायद खाकान अब्बासी भी, ये सब चाहते हैं नैब खत्म हो जाए। वो ये कहता है नैब खत्म ना करें, नैब को आप उसको एक फ्रेमवर्क के अंदर ले आए, ठीक है, कि वो ऐसा ना हो कि 190 पाउंड में इमरान खान की जो आमदनी थी नैब ने अदालत को गलत बताई। मैं तो अदालतों पे हैरान हूँ कि जब उन्हें ये पता चलता है कि जी इलेक्शन कमीशन ने आपके हुक्म को गलत इंटरप्रेट किया और वो आपसे झूठ बोलता रहा मुसलसल। वो कहता रहा जी इन्होंने तो, ये तो सारे आज़ाद हैं, मुड़ के उन्होंने लाके फार्म दे दिया कि जी हमने तो पीटीआई के उस पर जमा करवाए हुए थे, इलेक्शन कमीशन को कराए थे, वो वहाँ झूठ बोलता रहा इलेक्शन कमीशन। फिर उसके बाद 10,000 दफ़ा ये साबित हुआ कि इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी करता रहे, लेकिन हमने उसे कुछ भी नहीं कहा। ठीक है ना, हमने आंखें बंद रखी हैं, क्योंकि हर केस इमरान खान पे बनना है, ठीक, किसी और पे नजर नहीं जा सकती, किसी और की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा सकता, इमरान खान पे सारे केसेस बनने। तो आप जो मुझसे सवाल कर रही हैं ना, वो ये है कि मलिक ने तो बता दिया ना कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्या इमरान खान को पैगाम भेजा, उसके जवाब में उसने आज क्या कह दिया। तो जो टक्कर जो है ना, वो जोड़ टक्कर की है। ठीक है ना, वो पीछे हो रहे हैं ना वो पीछे हो रहा है, और सफर कोई कर रहा है तो वो मुल्क सफर कर रहा है। एंड क्या होगा इसका, क्या लगता है आपको? कोई कहीं से कोई जो है, मैं बताता हूँ, मुझे ना आपको 2 दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि जो मेरा तोता है ना, जो इस तरह के फाल निकालता है, वो उड़ गया है। अच्छा। अब मैं उसे तलाश करके लाऊंगा तो फिर होगा। मेरा दोस्त मेरे साथ, और दाता साहब वो बैठा हुआ है, क्या होगा? ये मौजूदा सेटअप है, खान साहब जेल में रहेंगे। अगला सवाल कर लो। अच्छा नहीं, इसमें भी ठहर जाए फिर। अगर ये बात है ना, ये अगर ये ऐसे कह रहे हैं, तो ये वो चीज है जो लोगों ने हमेशा से ताकतवर ने प्लान करके रखी है। ठीक, कैसे ही होगा, बस हम रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन मेरे यकीन है कि एक स्क्रिप्ट इंसान लिखता है, एक स्क्रिप्ट अल्लाह लिखता है। ठीक हो गया, ठीक है ना, और अल्लाह जिसे इज्जत दे रहा होता है ना, आप कुछ भी कर लें, ठीक है, उसकी इज्जत कम नहीं कर सकते। और जिसके नाम पे जिल्लत लिख दी होती है ना, आप जितने मर्जी तराने बना ले के मुल्क को नवाज दो और मुल्क की कुंजी नवाज शरीफ, ये
आप दोनों जगह से हार जाते हैं। ठीक। ये अल्लाह के फैसले बड़े अटल होते हैं और मेरा यकीन अल्लाह पे है कि अल्लाह जो स्क्रिप्ट लिखता है ना वही फाइनल स्क्रिप्ट होता है। मलिक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि हुकूमत ने एपीसी बुलाने का फैसला किया है और सबको चाहिए कि आ जाएं और मुज़ाकरात करें। फिर से जो है वो ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक दफ़ा फिर से बयान दिया गया है कि सबको आना चाहिए इसमें एपीसी में। ठीक है ना, उनका हुकूमत की जिम्मेदारी भी है और मेरा लिए उनका अखलाकन ये बनता भी है सबको दावत दें। मगर मुझे वो आपका वो कमेंट याद आ गया कि खान साहब ने कहा था कि मैं भूख हड़ताल अभी नहीं करूँगा, बताऊँगा। उसमें भी वो जो मैंने आपको कुछ फैसलों का इंतजार, कुछ फैसले मैं जो आपको पॉइंट देना था उसको थोड़ा मैं एलेबोरेट करना चाह रहा हूँ। उसमें यही पॉइंट है कि खान देखना कुछ चीज़ होती हैं जिसको हम कहते हैं बिटवीन द लाइन। ये हाँ मेरे से नहीं बात कर रहा होता और कोई उससे बात कर रहा होता है, वो किसी को मैसेज दे रहा है। तो खान ने मैसेज पता क्या दिया, अब मैं राणे की खबर को इसके साथ जोड़ने लगा हूँ कि राणे ने बड़ा अच्छा एक मतलब इसके पास इंफॉर्मेशन है, ही शुड बी अप्रिशिएटेड कि पार्टी का प्लान क्या है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ये लगा है सुन के कि वो लंदन में भी कैंप लगा है भूख हड़ताल का, वाशिंगटन में भी लगा हुआ है, न्यूयॉर्क में भी लगा है, लाहौर में भी लगा है, ऐसे ही है ना। तो वो अब जा रहे हैं। हाँ कोई गुस्सा भी है, गुस्सा ये है कि 1 साल होने वाला, कोई एहतजाज ही नहीं, कोई हड़ताल ही नहीं, कोई और रौनक भी नहीं है पॉपुलर। मैं इस पे बात नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं फवाद चौधरी सही भी है। ये जो मैसेज है ना कि मैं अभी भूख हड़ताल नहीं करूँगा, ये कहीं को ये मैसेज किया कि पाजी जानते हो अगर इधर से कहानी मुक्ति है तो मुका दो। तो मैच को ना आप ड्रा करते हैं। अगर आपने जिस तरह देखो, रियासत तो एक मशीन है केस बनाने की, अल्लाह मियां ने उनको ताकत दी है, जिससे मर्जी FIR कर दे, वो हमें कर सकते हैं कि जनाब प्रोग्राम में पानी पीते हमको दुआ कर दो, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर ये मैसेज गया किसी और को कि जनाब अगर आप उधर जाएंगे, अगर अगले केसेस पे जाएंगे तो फिर हम रेजिस्टेंस पे आएंगे। तो रेजिस्टेंस बड़ी खूबसूरत उसने एक्सप्लेन। लास्ट कमेंट ब्रेक से पहले देखिए बात ये कि इमरान खान प्रेशर डेवलप कर रहे हैं और अदलिया पे प्रेशर डेवलप कर रहे हैं, और क्योंकि बड़े बड़े फैसले कुछ आने वाले हैं उससे पहले उन्होंने एक प्रेशर डेवलप कर दिया। और एक चीज़ जो है उन्होंने बड़ी सफाई से वो कर दी कि काजी साहब अगर अब इमरान खान के खिलाफ फैसले देंगे तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि इमरान खान ने कहा कि ये तो मेरे खिलाफ ही फैसले दे सकते हैं। प्रैक्टिकली भी ऐसे ही है कि जो कुछ नीचे हो रहा है और काजी साहब को नजर नहीं आ रहा, तो वो बात क्लियर है ना। वैसे बिटवीन यू एंड मी, अगर ये प्रेशर किसी जज पे ये इस तरह से आ जाए तो डू यू थिंक कि वो उसके डिसीजन पे ये इफेक्ट आएगा, पावर ये असर पड़ता है आपके? अच्छा, उसमें 2 चीज़ें कि जो माजी के जजेस थे ना वो सोशल सर्कल से इसीलिए दूर रहते थे कि उन पर प्रेशर ना आए। अब तो हमारे जजेस कहते हैं कि अब टिकटॉक पे अगर ये चीज़ आ गई तो उस पर वो एक्शन ले लेते हैं कि जी ये टिकटॉक पे आई है चीज़, सोशल मीडिया पे आई है, इसका मतलब वो पूरी तरह इन होते हैं चीज़ों में। तो वो प्रेशर भी ले रहे होते हैं। इसी बात से ना मुझे एक सवाल जाता है, ब्रेक के बाद आपसे लूंगी। अच्छा, बस एक जुमला और मैंने कहना है कि जो मलिक साहब कह रहे थे ना भूख हड़ताल का और ये वो, ऑलरेडी हम इंटरनेशनली अब बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। ठीक है, अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो ये बहुत खौफनाक भयानक होगी। ठीक है, और मुझे जो डर है वो ये कि जैसे जैसे हम चीन की तरफ जाएंगे ना वैसे वैसे ये जो अमेरिकी रिपोर्ट है ना ये IMF को और FATF को भी फॉरवर्ड हो सकती है। ठीक है, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आप सही है। वेलकम बैक। मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो महफूज कर लिया है, कल जो है उसका फैसला आने का इम्कान भी है। तो राना साहब, बिफोर मूविंग टू दिस टॉपिक, आपसे जानना चाहूँगी कि अदम एतमाद का इजहार करते हैं बार बार इमरान खान साहब का, वजह क्या है? वैसे तो पाकिस्तान में जो फैसला महफूज होता है ना वो सबसे गैर महफूज होता है, और जो लिखे जाने और महफूज होने और सुनाए जाने के दरमियान का वक्त होता है वो सबसे ख़तरनाक होता है। अच्छा। तो अल्लाह इस फैसले को जो महफूज हुआ है एज इट इज़ हम तक पहुंचने की तौफीक दे, मेरी दुआएं। अच्छा, अब आ जाए इमरान खान की तरफ। देखें, मैं एक हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ। मैंने माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी अदलिया का रवैया देखा हुआ है। इवन मैंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी, जब वो जेल में थे और मोहतरमा अपने बच्चों को लेके फुटपाथों पे बैठी होती थी मिलने के लिए, और 10 साल तक ये खेल चूहे बिल्ली का चलता रहा। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने ही बनाए थे सारे। अब पीपल्स पार्टी बड़ा ज़र्फ है, वो भूल जाते हैं, मुझे नहीं भूलती ये बात। तो अदलिया ने हमेशा नज़िया ज़रूरत के तहत ना मकबूल लीडरशिप के साथ बहुत बुरा सलूक किया। क्या काजी साहब को नहीं नज़र आ रहा कि इमरान खान पे, एक बंदे पे अचानक 200-250 केसेस बन जाते हैं?
तो उनको नहीं समझ नजर आ रहा कि यार मेरे नीचे 250 केस एक बंदे पे बन रहे हैं, बकौल मलिक के अभी नए मजीद तैयार हो रहे हैं। तो बीइंग चीफ जस्टिस ये तो उनकी जिम्मेदारी थी ना कि वो इंसाफ करते कि भाई ये 200 मुकदमात कैसे बन गए, ठीक है। या सनम जावेद वाला इशू है कि वो एक लड़की को आपने कितने महीने, कितने 100 दिन सिर्फ रिमांड पे ही रखा, आलिया हमजा को रिमांड पे ही रखा, ठीक है। जिस तरह पीटीआई के साथ नाइंसाफियां हुई, कैसे कैसे मुकदमे बने, तो उस पर अगर काजी साहब खामोश रहते हैं और उस पर कभी कोई बात नहीं करते, कहाँ गया वो स्कैंडल जो जजेस के घरों में पता चला था कि ऐसे हुआ था, खत लिखे थे जजेस ने, काजी साहब ने उस पे मट्टी क्यों डाल दी है, क्यों खामोश होकर बैठ गए, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी सेटिंग, मैं नहीं कह रहा, आई एम सॉरी, मैं ये लफ्ज नहीं कह रहा, लेकिन महसूस होती है ना, ठीक है। तो इमरान खान जो कह रहा है क्या गलत कह रहा है? काजी साहब ने इस केस की समाअत के दौरान कहा है ना, आपकी बात काट रही हूँ माजरत, इमरान खान साहब ने आज कहा है कि उनको नहीं पता था कि हमारे सारे जो लोग थे उस टाइम अंडरग्राउंड थे, क्या वो इससे बेखबर है? वही मैं कह रहा हूँ ना कि क्या वो जो एक लंबा प्रोसेस था जिसमें सब भाग गए, कागजात नहीं जमा हो सके, लोगों से कागजात छीने गए, सारा कुछ हुआ, तो काजी साहब को नजर नहीं आया? काजी साहब को क्यों नहीं नजर आ रहा कि जजेस ने, उनके जजेस ब्रदर्स ने कहा कि भाई फिर आप ऐसा करें कि आप जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, जमानत से तो आप बाहर नहीं आ रहे। हाँ। अभी इसने मलिक ने क्यों कहा कि जी सारी जमानतें हो जाएंगी, सब चीजों के अंदर वो बरी हो जाएगी, बाहर नहीं आएगी, तो काजी साहब को नहीं नजर आ रहा? तो अगर नहीं नजर आ रहा तो इसका मतलब है कि वो नहीं देखना चाहते, और अगर नहीं देखना चाहते तो इमरान खान ठीक कहता है। अच्छा, एक बात, अभी आपने सनम जावेद की बात की थी, तो उसके हवाले से बताया कि मरियम नवाज तो कहती हैं कि मेरी जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, वो मेरी रेड लाइन है, उसके आगे मैं कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। पहले सनम जावेद को खातून नहीं मानती, वो आलिया हमजा को भी नहीं मानती, वो डॉक्टर साहिबा का क्या नाम है जिनको कैंसर है, डॉक्टर अपना यास्मीन राशिद साहिबा, क्या मेरे ख्याल उन्हें खातून नहीं मानती? मेरा ख्याल है खातून वो मानती हैं जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं ना, उनको। अच्छा। तो फिर अगर हुर्मत सिर्फ उन खवातीन की जो आप जिन्हें खवातीन समझते हैं, तो ये क्राइटेरिया उल्ट भी जाता होता है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। कभी आपके ये इज्जत वाले होते हैं और ये नहीं होते, तो कभी ये इज्जत वाले हो जाते, फिर आप नहीं रहते। लिहाजा हमें इंसाफ के ऊपर चलना चाहिए। अगर वो रेड लाइन है खवातीन की, तो उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि सनम जावेद सियासी मुखालिफ तो हो सकती है, लेकिन चिलचिलाती धूप में उसको गाड़ी के अंदर खड़ा करके सड़क पे छोड़ के सब लोग चाय पीने साइड पे जाके खड़े हो जाए सिर्फ सजा देने के लिए, तो मरियम साहिबा को इस याद रखना चाहिए कि खवातीन अगर वो रेड लाइन है तो फिर ये भी खवातीन सबके लिए इक्वल होना चाहिए। मलिक साहब, आप बताएं कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला क्या मुस्तकिल में पार्लिमानी सियासत का फैसला कर सकता है? अगर फैसला कुछ इस तरह का आता है तो देखिए, ये फैसला बड़ा सेंसिटिव है और इसका इम्पैक्ट 100% होगा। देख, इसका चलो दो पॉसिबिलिटीज़ मोटी हैं, बाकी पाकिस्तान में एक होम्योपैथिक फैसले भी होते हैं, वो उस पर हम बात नहीं कर सकते, ज़्यादा उसी की तो लग रहा है कि एक तो अगर तो आप पीटीआई जिसको कौंसिल आप बोल रहे हैं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है, देखिए हम तो फैसला नहीं ना करना, हम तो एक चीज़ों को देखने के एंगल पर, एक ये भी हो सकता है, मेरा लिए हो सकता है ये दरमियानी राह भी हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच ये फैसला करे कि जनाब हम आपको 8 पे वापस ले गए, आज आपका इलेक्शन हुआ है, तो हम ये बहस से निकल जाते हैं। क्योंकि एक पॉइंट जो रानी ने भी कहा है, कल मैंने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन पे भी मतलब इल्ज़ाम हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे कि चले हम आप पे इतबाद कर लेते हैं, आपने 8 फरवरी आ गया, आज इलेक्शन हुआ है, आप ईमानदारी से जिस पार्टी की आप अनाउंस करें 1 2 3 3 दिन हम आपको देते हैं, उसमें आप चले जाएं। ये एक फैसला इस तरह हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो टाइम को रिवर्स कर दे। और आपकी बात काट रही हूँ, आपने कल भी ये कहा था कि फुल कोर्ट बेंच जब बनता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके बाद तो बस अल्लाह ताला ही होते हैं, डेफिनेटली सारे जजेस आ गए आपके। तो इसमें तो मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये हुकूमत के लिए बड़ा इस तरह पावरफुल हो सकता है, क्योंकि हुकूमत की आगे बड़ी कुछ प्लान्स हैं। बस उनका ये प्लान था कि वो अभी 9 मई को भी मजीद खोलना चाह रहे हैं। हुकूमत चाह रही है कि 9 मई को वो इतना बड़ा क्राइम समझते हैं कि इसको मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करना चाह रहे हैं, और जब आप 9 मई को मिलिट्री कोर्ट्स के साथ बात करते हैं तो मेरे जो मतलब डरपोक बंदे पे तो केस इन्होंने केसेस तो खान पे ही होने हैं ना, पीटीआई पे होने हैं,
तो अगर 2/3 उनके पास आ जाती है तो सर वो तो मशीन है कानून बनाने के, वो तो आइन बदल सकते हैं, वो 1 मिनट में कह सकते हैं। आइन बदल सकते हैं क्या मतलब? 2/3 अक्सरियत अगर आ जाती है इतनी बड़ी, वो तो आइन बदल सकते हैं। वो तो कह सकते हैं जनाब ये टेररिज्म का जो केस है हमने आज ही कानून बनाया कि टेररिज्म पाकिस्तान दुश्मन है, ये गद्दारी है, ये फलां है, ठीक है चले, ये मिलिट्री खुद इसको देखेगी। वो ये भी कह सकते हैं कि ये 12 घंटे में फैसला होगा, वो ये भी कह सकते हैं कि इसकी कवरेज भी नहीं हो सकती, वो ये भी कह सकते हैं इसकी सज़ा भी नहीं हम बताएंगे। भाई आप तो मतलब अस्तगफुरुल्लाह में ये तो नहीं कह सकता अल्लाह भी बन गए। 2/3 समझो क्या है, 2/3 का मतलब है यू आर अबव द लॉ, यू आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये कोई छोटा सा फैसला नहीं। दूसरी तरफ खां को बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी अगर ये कौंसिल को सीटें मिल जाती हैं तो खां का जो दादली का केस है और इलेक्शन कमीशन पे जो वो कंसिस्टेंटली कह रहा है कि वो फेयर नहीं है, फेयर नहीं है, फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगा देगी कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। ठीक राना साहब, मखसूस नशिस्तों के फैसले मतलब जैसे कि अभी मलिक साहब ने भी कहा है कि जानिबदारी का इजहार किया जाता है इलेक्शन कमीशन पर, ये बात किस हद तक दुरुस्त है और इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है कल के फैसले पर? देखिए मैं आपको एक रास्ता बता देता हूँ कि पीटीआई के हक में भी फैसला आ जाए और ये सिस्टम भी बरकरार रहे। मेरे पास देखें कैसा मैं गिदड़ सिंगी लेके आया हूँ, क्या बात है कि पीटीआई के हक में फैसला भी आ जाए, ये सिस्टम भी बरकरार रहे। ये होम्योपैथिक ठीक है, नहीं ये तो फिर होम्योपैथिक नहीं हुआ, ये तो फिर 100 साल सन्यासी बाबा एक ले आया नुस्खा। ठीक है, जिस दिन पीटीआई के हक में फैसला आएगा ना उसी दिन कौमी असेंबली में पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। अच्छा देखें मैं आपको कैसे खबर ब्रेक दे रहा हूँ। हैं? ये बंगाली बाबा ने नहीं बस आप खबर देखें मलिक साहब, ये मैं ब्रेक कर रहा हूँ खबर। बड़ी ठीक है ना, गहरी खबर है। ठीक है, जिस दिन पीटीआई के हक में फैसला आएगा उसी दिन पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बाद वो जो निशिस्तें मिलके और इनकी अददी अक्सरियत ऊपर जानी थी वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है ना, और फिर नीचे आ जाएंगे, फिर वहीं पे आ जाएंगे, फिर वहीं आ जाएंगे। सिस्टम बरकरार रहेगा, अदलिया की भी शान बुलंद हो जाएगी और जो तोड़ जोड़ और सारा गेम जिनके हाथ में है वो ये ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि ये अगर फैसला आया तो क्या होगा, देना किसी को, ये ठीक है ना, बड़ी अंदर की बात। तो आप ये देख लीजिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार है और ये जिस टाइम भी कोई ऐसी बात हुई पीटीआई का एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक अलहदा हो जाएगा और अलहदा होने के बाद पीटीआई की जो अक्सरियत पार्लियामेंट में बन सकती है वो ख़त्म, फिर वापस वहीं पे आ जाएगी और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने आपके प्रोग्राम में आपको एक ब्रेकिंग खबर तोते ने तो बताया वो जो उड़ गया था 2 दिन पहले। ये तोता बता के उड़ा है क्योंकि उसे पता है कि ये बात अगर उसके नाम से मंसूब हुई तो फड़िया जाना है। ठीक है, मलिक साहब आप एग्री करते हैं? नहीं, उसमें लॉजिक है। देखे ना, हमारी तो सारी इस तरह की गेमें होती है ना कि हम इंसाफ भी कर रहे होते हैं, होता कुछ भी नहीं। नहीं मतलब तू जरा गल्लू समझना मैं जो कह रहा हूं, बल्कि इसमें अच्छा सा होमवर्क है, मैं ये बता चुका हूं कि वो ऑलरेडी होमवर्क हो चुका है। यहाँ पे तो मैं मतलब जो मीडिया में रिपोर्ट्स है बाहर अंसार अब्बासी को मैं पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले, बेशुमार जो एक्सपर्ट है वो सारे कह रहे हैं कि होमवर्क हो चुका हुआ है। वो कहते हैं दरारें दरूरें पड़ गई हुई हैं, तो कहीं छोटी सी एक दचका आने से हो सकता है, वाई नॉट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। चलें व्यूअर्स, T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद कि आज जो है वो रिपोर्ट है उसमें किस किस को जो है इसका इल्ज़ाम ठहराया गया है, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर जो है सवालात उठ गए हैं और इस पर जो है आज रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है और रिपोर्ट में कहा गया कि शाहीन का मैनेजमेंट से रवैया नामुनासिब था, वहाब ने खिलाड़ियों की गैर ज़रूरी तरफदारी की। इसके अलावा शाहीन अफरीदी ने हाल ही आप ना मैं ज़रा चाह रहा हूँ मलिक से ना क्रिकेट पे इस पे बात करनी। हाँ जी, ठीक है ना मलिक साहब, चूँकि बड़े एक्सपर्ट हैं और इसलिए मैं ज़रा इनकी तवार मलिक साहब कि ये आप समझ तो ये ठीक है कि एक शाहीन अफरीदी को आप मुलजिम करार दे दें, भाई वो 30-40 बंदों का वो गया हुआ था, तो एक बंदा इतना ताकतवर था कि वो सारे वर्ल्ड कप को लपेट के ले गया। चलो मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ, मुझे ये बताओ, ये जिस टीम पे आपने चढ़ाई कर दी है कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, मान लिया सारा कुछ गलत हो गया, यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम आई थी और जनाब को पता वो बी टीम थी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं को, वो टॉप की टीम नहीं थी, आप क्या उन्होंने आपका हाल किया जनाब को पता है। चलें फिर आप वाया आयरलैंड गए, वहाँ पे अमेरिका जाने से पहले आयरलैंड से आप हारे,
मुझे मेरा जो आपसे सवाल है कि आप तो यहाँ इस तरह से मुझे एक रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये टीम बेहतरीन खेल रही थी, हर जगह 100 में से 100 नंबर थे, जो ही ये वर्ल्ड कप में पहुँचे शाहीन अफरीदी ने वहाँ पे गंद डाला, जो भी है मिसमैनेज की तो आप हार गए। और यार आप तो कंसिस्टेंट मार खा रहे हो, मेरा तो ये जवाब है, तो इसका क्या आप जवाब दोगे? नहीं आपने न्यूजीलैंड कोई रिएक्शन मुझे दिखाया नहीं यार, मैंने गलत कहा। न्यूजीलैंड की बी टीम से आप हार गए, कोई आपका मुझे बताएं कि आपने दिमाग खपाया हो, आप लोग बैठे हों, आपने सोचा हो कि यार क्या वजह बनी, वहाँ से भी आप निकल गए, आप फिर आयरलैंड गए, वहाँ से भी आपको मार पड़ी, आप इंग्लैंड गए, वहाँ से भी आपको मार पड़ी, और अमेरिका में भी जाके मार पड़ गई। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी सतही। अच्छा नहीं, फिर मेरे आप तो ये कहना चाह रहे हो कि जो आप की बात से मुझे अंदर कि हम पूरी टीम मैनेजमेंट जो है और पूरे टीम ही का आवे का आवा बिगड़ा है। ये कंसिस्टेंट आपको जो मार पड़ रही है क्रिकेट में वो कंसिस्टेंट है। आप मुझे इस तरह रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये अल्लाह माशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन टीम थी, जो ही वर्ल्ड कप हुआ है, मुझे पहले परफॉर्मेंस देख लें आप, आपकी परफॉर्मेंस नहीं। और दूसरी बात, आपने इस पूरी रिपोर्ट में जो एक चीज़ कही है, मुझे इससे चले मान लिया, मैंने इत्तेफाक कर लिया कि वहाब की और अब्दुल रज़ाक को आपने इसलिए उहदों से हटाया है कि आपने कहा है, क्या कहा है कि उन्होंने सिलेक्शन जिन प्लेयरों का, क्योंकि देवर इन दी सिलेक्शन, उन्होंने जिस चीज़ को सिलेक्ट किया वो सही टीम नहीं है, ठीक हो गया। तो मेरा फिर सवाल है, वहाब को किसने सिलेक्ट किया था, अब्दुल रज़ाक को किसने सिलेक्ट किया था? अगर यही कानून आपने उन पर लगा दिया, मेरा पॉइंट समझे ना, मैंने आपको एक पोजीशन दी कि राना साहब आप कैमरा में ले गए, आपको मैंने निकाल दिया कि आपने सही काम नहीं किया, तो फिर जिसने इनको लगाया वो क्यों है? नहीं ठीक है, लेकिन ना मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, जब शाहिद अफरीदी जब से सियासत में इन हुए ना, और वो एंटी खान थोड़ा सा स्टांस लेके आए, तो उनकी बड़ी ग्रिप हो गई चीज़ों में, मामलात में। एक तगड़ा सुसर, और ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि शाहीन परफॉर्म कर रहा था, और इसमें कोई शक नहीं कि वो टॉप 10 का बॉलर था, बहुत अच्छा। और नया बॉल, पहला ओवर पूरी दुनिया में इस वक्त उससे अच्छा कोई नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन क्या नाम है, अमाद बाबर आजम के खिलाफ सख्त बयान दे रहा था। फिर क्या नाम है आपका वो लड़का फास्ट बॉलर जो मैच फिक्सिंग पे नहीं, मैच फिक्सिंग के आमिर, ठीक है, इमरान, वो बाबर आजम के खिलाफ सख्त बोलता था, ठीक है। जब आप एक ग्रुप बना लेते हैं ऐसे लोगों का जो कप्तान के खिलाफ ऑलरेडी मेंशन्ड हैं कि भाई ये मुखालफत में बोलते हैं, मुखालफत में खड़े हैं, और आप वो तगड़ा ग्रुप बीच में ले आते हैं। मुझे एक बात का जवाब दें कि अमेरिका के खिलाफ जब वो ओवर हो रहा था, सुपर ओवर, तो जबकि गेंद ही नई, शाहीन अफरीदी से ज्यादा अच्छी नहीं कर सकता कोई भी, तो आमिर से क्यों गेंद करवाया गया? क्या शाहीन अफरीदी ने रिफ्यूज किया? हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये रिफ्यूज किया है तो मैं समझता हूँ कौमी मुजरिम है ये बात खाली ये नहीं है मलिक साहब कि बाबर आजम अच्छा है या शाहीन अफरीदी अच्छा है। ये 24 करोड़ लोगों के जज्बात का मामला है यार। वेरी वेल सेड। हमारे पास क्या है सोर्स, कौन सी चीज है खुशी की, मुझे बताएं यार। कि हमारी सारी सोसाइटी में कोई एक बात बताएं जिसपे हम मन है को हम खुश हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। हमारी तो ईद है हमारे लिए जो है ना, वो तकलीफ का बायस बनी होती है। उनका नाम पाकिस्तान, ठीक है ना, सारी बातें छोड़ो, वहां से शाहीन अफरीदी भागता है, यहाँ से हमारे दिल धड़कने लग जाते हैं, और आप हमारे जज्बात का मजाक उड़ा रहे हो। अंडर मैट्रिक लड़के हो तुम, करोड़ों रुपए तुम कमा रहे हो। मेरे बच्चे जो हैं वो MBA करके और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, तुम अंडर मैट्रिक लड़के होते हो, ठीक है ना, और आके बॉलिंग करते हो और जनाब कौमी हीरो हम तुम्हें बना देते, करोड़ों रुपए में तुम्हें हम निला देते, और तुम अपनी अना के अंदर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देते हो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और मैं मोहसिन नकवी साहब से मैं ये समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब आप सबसे पहले जिम्मेदार हैं, ठीक है। आपको नहीं नजर आ रहा था कि रज़ाक और वो जो दूसरा लड़का है वो शाहिद अफरीदी के इन्फ्लुएंस में है? ऐसे ही आपके इल्म में था सारा, एवं फजूल। मलिक साहब, ये जब इस तरह की टीमें जाती हैं तो इनके आपस में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, इनके अंदर यूनिटी नहीं है तो किस तरह से परफॉर्म करेंगे? देखिए, मुझे तो बड़ा दुख होता है ऐसी बातें करते। मुझे तो लगा जैसे ये फैमिली अफेयर बन गया कि मेरे ससुर हैं, मेरे दामाद हैं। यार ये वही रहने वाली बात है, ये पाकिस्तान है भाई। मतलब
हम किसी के रिश्ते के ख़िलाफ़ नहीं है, हम मोहब्बतों के लोग हैं। आपका बेटे की मानद है, आप उसके लिए दुआ को करें। यार ये पाकिस्तान का मैटर है, तो मुझे तो ये बड़ी जो राणे ने जो इनसाइट दी है, मुझे इससे नई तकलीफ ये होगी कि हम क्या हमने पाकिस्तान को जो सियासी कल्चर है आप जाने, आपकी असम्बली जाने, वो आप अच्छे लगते हैं, आपका राइट है। क्रिकेट का मतलब पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का मतलब है जब आपने पाकिस्तान का झंडा पहन लिया तो फिर आप ना किसी के दामाद हैं, ना आप किसी के दोस्त हैं, ना आप पंजाबी हैं, ना आप सिंधी हैं, आप कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ पाकिस्तान है। तो अच्छा अफसोस मलिक साहब, पता कि एक ग्रुप ये बन गया। बाबर आजम ने क्या किया, बाबर आजम अपने साथ अपने प्यारों को 4-5 को ले गया, ठीक है ना। यार ना मेरा एक सवाल है यार, मैं अक्ल का सवाल है, 11 लोगों में कितने ग्रुप बन सकते हैं? अब मैं इसके ना एक छोटी सी मिसाल दूं। मैं एक अखबार में एडिटर गया, तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ 2-3 ग्रुप बने हुए। तो मैंने ना एक जो हेल्पर था वो आया तो काम कर रहा था, तो मैंने कहा यार ये यहाँ पे सुने 3-4 ग्रुप बने हुए। कहता भाजी सानू की पता, साढ़े तो अपना एक छोटा सा ग्रुप है, ठीक है ना। तो आलम ये था कि एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। ये ड्रेसिंग रूम में जब एक दूसरे से आप बात ही नहीं कर रहे तो आप टीम मीटिंग कैसे कर सकते हो? तो क्या मोहसिन नकवी साहब को नहीं पता था इस बात का? सब कुछ अभी पता कि क्या में ये था। अच्छा ग्रुप में मुझे एक बात याद आ गई, एक दफा एक खबर मैंने बड़ी मजे की खबर है, मैंने खबर पढ़ी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है ना ग्रुपों में तकसीम हो गई। तो मैंने ग्रुप गिने तो ग्रुप 9 थे। मैंने कहा यार 11 की जो मैथमेटिक्स बनती है मैक्सिमम 5 ग्रुप बन सकते हैं ना, 2-2 के। तो उसने बताया था कि एक ग्रुप अंपायरों के साथ भी मिला हुआ है, एक मैनेजर के साथ मिला हुआ है, सचमुच एक ग्राउंड वाले के साथ मिला हुआ है। मुझे अख्तर रसूल हमारे लेजेंडरी हॉकी प्लेयर, ठीक है ना, वो सेंटर वो हाफ होते थे, तो कहते कि हमारा फाइनल था और फाइनल हमारा था वो जो वो लैंड से था जिसका वो प्लंटी मारने वाला, प्लंटी कार्नर मारने वाला, उस दौर में वो बावलैंडर से भी ऊपर था। कहते मैं ना रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी कि यार इसे कैसे ब्लॉक करें। अब सुने क्या मैं जो बताना चाह रहा हूँ। कहते मैंने एकदम नींद नहीं आ रही थी आधी रात को, तो मैंने देखा तो रशीद सीनियर जो हैं वो बैठे हुए थे। मुझे कहते हैं गल सुन, वो ना पिछू आके शॉट मारदा है तैसी दो तू। कहते हमारी वेवलेंथ ये थी कि हम दोनों आधी रात को एक ही बात सोच रहे थे। दिस इज व्हाट द टीम इज, दिस इज ड्रीम, ठीक है ना। अब भी जो है इसकी अच्छा जरूरत है। इमरान खान ने जितनी फतूहात ली वो इमरान खान ने ली थी, मियां साथ खड़ा था। ऐसे ही राना साहब, ठीक है ना। चले अब तो सर्जरी होने जा रही है, देखते हैं शायद इससे कुछ फायदा हासिल हो जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।